बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम और मैं हूं इंजीनियर अयाज नूर एडवोकेट। आज से हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके जितने भी टॉपिक्स हैं, खुसूसन अहम टॉपिक्स जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, उनको हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। उस हवाले से जो हमारा पहला क्वेश्चन आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो ये है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज़ अ नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये स्टेटमेंट अक्सर एग्ज़ाम के अंदर दी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है। और दूसरा जो इसका हिस्सा है वो ये है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या एसेंशियल्स हैं, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसके क्या फ़ीचर्स हैं, उसके क्या खदोखाल हैं। अब ये जिस तरह ये क्वेश्चन यहाँ आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस इन द लाइट ऑफ द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एक पूरा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है, बार बार रिपीट होता है, तो मैं अब उसको उसी हवाले से उस लिहाज से लेके इसको बताऊँगा कि आपने इसको किस तरह एग्ज़ाम के अंदर लिखना है। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो तो कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हमेशा एक चीज़ बतानी चाहिए हमें कि कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ही एक जो है ना सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला वर्ड्स है हमारे रूटीन के अंदर। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सुनते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, और जाने और अनजाने में हम दिन में पता नहीं कितनी मर्तबा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लोगों के साथ, लेकिन हमें पता नहीं होता। मैं मिसाल देता हूँ जहाँ पे लिखा भी हुआ है। अगर आप दुकान पे जाते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, तो एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट के ज़िम्मे में आती है। इसी तरीके से आप रेस्टोरेंट गए, कहीं आपने किताबें परचेज़ की, कहीं आपने कोई शॉपिंग की, किसी से लेन देन की, तो एक्चुअली आप वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लिहाज से वो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म ही है। ये कॉन्ट्रैक्ट है, और इस हवाले से फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ का वजूद में आता है। और कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ इन सारे मामलात को सॉर्ट आउट करता है। अगर किसी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, या एक दूसरे पे कोई इल्ज़ाम लगाता है कि जी मैंने इसको ये चीज़ फ़रोख्त की है, उसने मुझे ये चीज़ नहीं दी है, मैंने इसको पैसे दिए लेकिन मुझे इसने ये चीज़ नहीं दी है, मतलब बहुत सारी आपको पता है कन्फ्यूजन्स होती हैं, तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वजूद में आया। और वक्त के साथ अब ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मज़ीद अपडेट होता है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग नए नए कारोबार शुरू कर रहे हैं, नई नई ट्रांजेक्शन्स होती हैं, नए नए किस्म के एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दुनिया तब्दील हो रही है। और तब्दील होने से ज़्यादा ज़्यादा यानी कि एक डिजिटल हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐड भी हो रही हैं, एडवांस भी हो रही हैं। ठीक है, इस लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये सारा जो इन चीज़ों को कवर करता है, वो अपडेट भी होता है साथ में। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिंपल याद रखें कि हम डेली लाइफ में पता नहीं कितनी मरतबा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट भी पता नहीं कितनी मरतबा करते हैं। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे अहम टॉपिक है और इसका सीधा जो डायरेक्ट जो लिंक है, कनेक्शन है, वो हमारी ज़िंदगी के साथ है। अच्छा जी, अब इस कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर जो सबसे पहले अहम जो चीज़ है वो समझने वाली है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस कानून के तहत पढ़ रहे हैं। तो जनाब 1872, ये आपने साल याद रखना है, 1872 को एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था। ये जहाँ पे जब गोरे थे तब इन्होंने बनाया था। ये पाकिस्तान में, भारत में और बांग्लादेश में अभी भी यूज़ हो रहा है, हमारे यहाँ भी यूज़ हो रहा है। ये जनाब 1872 में सितंबर 1 को इसको यानी कि इन्फोर्स किया गया। और इसके अंदर सारी बात है, कुछ प्रिंसिपल्स क्रिएट किए गए कि किस तरह आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट की क्या कंडीशंस होंगी, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, अगर टूट जाता है तो फिर क्या होता है, फिर रेमेडीज़ क्या मिलती है, मतलब हर एक चीज़ जो है ना डिटेल इस एक्ट के अंदर मौजूद है। और इसी एक्ट को बुनियाद बना के हम आज सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना एक्ट, इसका जो इसकी अगर हम तारीख देखेंगे तो इंग्लिश कॉमन लॉ, हाँ जी इंग्लिश कॉमन लॉ। और कॉमन लॉ आप लोगों को पता है, मैंने आपको लीगल सिस्टम पढ़ाया है और इसके अंदर कॉमन लॉ के ऊपर एक पूरी वीडियो मौजूद है जो आप देख सकते हैं कि कॉमन लॉ एक्चुअली है क्या। ओके हो गया, तो ये यहाँ से सारा कुछ आता है। तो ये तो एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। अब आपने ये भी ज़रा थोड़ा मेंशन करना है, अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो आपने ज़रूर लिखना है, ये बुनियादी चीज़ें होती हैं, ये ज़रूर मेंशन करनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, कानून हो गया। कानून के अंदर सबसे अहम जो चीज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी तो आनी चाहिए ना आपको। हाँ जी, ज़रूर आनी चाहिए। अब सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की हम एक आम जो डेफिनेशन वो ये है कि ऐसा कोई ओरल या रिटन एग्रीमेंट, कोई भी रिटन या ओरल एग्रीमेंट जो लीगली बाइंड हो, मतलब आप कानून के हवाले से उसको उसके ऊपर अमल करने के पाबंद हो।
मैंने एक दोस्त को पैसे दिए और उसको कहा कि यार तूने मुझे मोबाइल लेके देना है। उसने कहा ठीक है मैं आपको मोबाइल लेके दूंगा, ओके हो गया। लेकिन साथ में मैंने उसको किया कि उसको रिटर्न कर दिया और उसके साथ में कानून के तहत उसको कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल दे दी। अब वो लीगली बाइंड है कि वो मुझे मोबाइल लेके दे, अगर वो नहीं देगा तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसको फ़ाइन लगेगा। जब आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट का मतलब होता है एग्री करना किसी चीज़ के ऊपर, यानी राज़ी हो जाना कि अच्छा जी यार मैं आपको 10 रुपये दूंगा, आपने मुझे ये चीज़ देनी है। ओह वो कहता है जी ज़रूर ज़रूर दूंगा ज़रूर दूंगा। अब ये एग्रीमेंट हो गया। लेकिन जब इसी एग्रीमेंट को हम कानून के ज़रिए इम्प्लीमेंट कराते हैं, उसको कानून का लिबास पहनाते हैं, कानून यानी उसको ना ड्रेसअप कर देते हैं, उसके ऊपर कानून की चादर चढ़ा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो एग्रीमेंट क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अच्छा जी, अब इसकी जो डेफिनेशन है 1872 में वो है सेक्शन 2H। उसमें लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा एग्रीमेंट जो कानून के ज़रिए फोर्स करवाया जाए, जो कानून के ज़रिए उसके ऊपर अमल कराया जाए। मैंने अपने दोस्त के साथ एग्रीमेंट किया कि भाई साहब मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा और आपने मुझे नया आईफोन लेके देना है। उसने मेरे से 1 लाख रुपए ले भी लिए और बाद में मुझे वो कहता है कि भाई साहब मैं आपको ना फ़लाँ दिन के ऊपर दूंगा, फ्राइडे को दूंगा। अब फ्राइडे गुजर गया, उसने नहीं दिए, तो अब मैंने क्या किया कि जनाब कानून के ज़रिए उसको मजबूर किया कि भाई मुझे ये आप लेके दो, नहीं तो आपके ऊपर मैं केस करवा दूंगा, आपको बंद करवा दूंगा। तो ये एक्चुअली है कि आपने एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट को आपने कानून की शक्ल दे दी, उसको कानून का यानी कि कानून की चादर चढ़ा दी, उसके कानून के ज़रिए पेंट शेंट कर दिया। अब वो जनाब वो चीज़ें ना पुख्ता हो गई, वो एग्रीमेंट जो है ना अब वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब क्योंकि अब वो कानून का हिस्सा बन चुका है, अगर हम उसके ऊपर कोई भी अमल नहीं करेगा तो उसको फिर कानून के ज़रिए क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। अब अगर सिंपल अगर हम इसको देखें तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। जब एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाया जाता है तो वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये तो सिंपल डेफिनेशन होगी। अब हम देखेंगे यार ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है। भाई देखें, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बुनियादी मकसद तो ये है कि जितने भी लोग पार्टीज़ होती हैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जाहिर बात है बहुत बड़ी दुनिया है यार, ग्लोबलाइजेशन है, दिन में पता नहीं अरबों खरबों के हवाले से कारोबार होते हैं, लेन देन होता है। और ये आम डेली एक बंदा पता नहीं कितनी लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, एग्रीमेंट करता है। तो उनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोटेक्शन देने के लिए, ताकि लोग ये ना सारा दिन आपस में लड़ते रहें और एक दूसरे का खून करते रहें कि यार मैंने तुम्हें इतना दिया था, तुम मुझे इतना देना था, उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है ना या कॉन्ट्रैक्ट लॉ का हमें ज़रूरत पड़ती है। ओके हो गया। अब इसमें ये होता है कि जो अदालतें होती हैं ना वो ज़्यादातर अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल नहीं करता, एग्रीमेंट के ऊपर अमल नहीं करता, तो अदालत की तरफ जाते हैं। तो अदालत क्या करती है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद वो अपना रोल प्ले करती है। लेकिन हाँ, बाज़ औक़ात अदालतें ने कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें लिखी होती हैं उसको नहीं देखती, बल्कि उसके ऊपर भी वो अपना रोल प्ले करती है। जब उसको लगता है कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट दरअसल बना ही इलीगल है, इसके अंदर बहुत बड़ी जो है ना लूप होल्स हैं, या बहुत ही बड़ी जो है ना एक गैर कानूनी उसके अंदर एक शिक है या क्लॉज है, वाट एवर है, तो लेकिन आम हालात में अगर कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी मामला आता है तो अदालतें सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के फैसला सुना देती हैं कि कहाँ किसने कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की है या उसको तोड़ा है। अच्छा जी, अब इस तरह जब आप ये 4-5 चीज़ें लगेंगे, उसके बाद फिर आपने डेफिनेशन बतानी। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ज़रा ये ज़रूर बताइएगा आप, ठीक है। सबसे पहले है प्रोपोज़ल, सेक्शन 2A। अब प्रोपोज़ल का क्या मतलब है यार, ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो कि प्रोपोज़ल का मतलब क्या होता है। मे भी शायद आप दिन में कितनी मरतबा प्रोपोज़ या प्रोपोज़ल करते रहे हों एक दूसरे को, तो इसका तो आपको पता होना चाहिए। प्रोपोज़ल का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी ख्वाहिश किसी और बंदे को बताते हो और उससे उम्मीद भी लगाते हो कि वो आपकी इस ख्वाहिश के ऊपर अमल करे, हम इसको बोलते हैं प्रोपोज़ल। इसको दूसरे अल्फाजों हम ऑफ़र भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं किसी को कहता हूँ कि यार आप मेरे से शादी कर लें, और साथ में मैं जहन में ये रखता हूँ कि यार वो आगे से येस बोले, ठीक है। जब आप अब मैंने किसी को ये ऑफ़र की, मैंने उसको प्रपोज़ल किया कि यार आप मेरे साथ बैठ के खाना खाएं, अगर वो एक्सेप्ट कर देता है तो हम उसको बोलते हैं कि एक्सेप्टेंस हो गई, उसने आपका प्रपोज़ल मान लिया, उसने कहा हाँ ठीक है जी मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, मैं आपके साथ खाना खाने को तैयार हूँ, मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारने को तैयार हूँ। तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस। यानी पहले आपने प्रपोज़ किया, प्रपोज़ल दिया, ऑफ़र दी और उसने उसको एक्सेप्ट किया। जब ये दो चीज़ें हो जाती हैं तो एक्चुअली क्या हो जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। अब जो प्रपोज़ल कर रहा है हम उसको बोलते हैं यानी कि प्रोमिज़र, और जो प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है, येस बोलता है, येस बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं प्रोमिज़ी।
इसके बाद एग्रीमेंट की डेफिनेशन है। एग्रीमेंट का मतलब यह है कि जब ऑफ़र और एक्सेप्टेंस आपस में मिल जाए तो हम उसको एग्रीमेंट बोलते हैं। जब मैं किसी दोस्त को कहता हूँ कि यार जो है ना मेरे साथ फ़िल्म देखोगे, तो वो कहता है हाँ जी मैं आपके साथ फ़िल्म देखने को तैयार हूँ। अब ये क्या हो गया, ये एक किस्म का एग्रीमेंट होगा, ये एक किस्म का माहिदा हो गया। अब उसके अंदर फिर आता है कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है और वैलिड। वैलिड एग्रीमेंट तो बिल्कुल सही होता है जिसमें किसी किस्म की कोई भी ऑब्जेक्शन ना हो, लेकिन वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जो इन्फोर्सेबल ना हो, यानी ऐसा एग्रीमेंट जो कानून उसके ऊपर अमल ना करवा सके। मिसाल के तौर पे आप किसी के साथ एग्रीमेंट करो कि यार ये मैं आज तुम्हें बिरयानी खिलाऊंगा अगर तुम ना आज ना बरसात करवा दो, और जनाब मैजिक के ज़रिए कोई ना यानी कि आज जो है ना बारिश करवा दो, तो भाई ये तो यार नहीं हो सकता ना। क्या मतलब बंदा बंदा आप जादू से बरसात करे, बारिश करवा दे, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये इस किस्म की जो इन्फोर्सेबल ना हो हम उसको वाइड एग्रीमेंट बोलते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मैं दोबारा बता चुका हूँ। और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल ना हो, सही है जी। और या इसके अंदर कोई और भी बड़े मामलात होते हैं और वो कंडीशंस हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो वाइडेबल हैं, जो जायज़ नहीं हैं, जो बेहतर नहीं हैं, जो कानून की नज़र में उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो हम इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल इतना जान लें, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल ना हो, जो कानून की नज़र में बेहतर ना हो, जो गलत हो, जिसके अंदर नुक्स हों, जिसके अंदर मसाइल हों, जिसके अंदर मतलब वो उसकी कोई वैल्यू ना हो, उसकी कोई अहमियत ना हो, हम उसको बोलते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, अब ये सवाल आएगा आपसे, आपने ये एडिशन, आपने ये हेडिंग ज़रूर ऐड करनी है, इज़ एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है? तो इसका जवाब है बिग नो, नहीं, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो लीगल बाइंडिंग हो, जिसके ऊपर जो लीगल ओब्लिगेशन हो, जिसके अंदर जो जिसके अंदर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हो, जिसके अंदर कानून की चीज़ें इस्तेमाल की गई हों, जिसके अंदर कानून के तौर पे आप मजबूर हों उसके ऊपर अमल करने के लिए। देखिए हमारे यहाँ ना एग्रीमेंट दो किस्म के होते हैं। एक होता है सोशल ओब्लिगेशन। मिसाल के तौर पे दोस्त को कहा चलो जी यार तुम मुझे फ़िल्म दिखाओ, मैं तुम्हें रात को खाना खिलाऊंगा, तो ये हो गया सोशल ओब्लिगेशन। ये सोशल एक एग्रीमेंट है, इसके अंदर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। लेकिन जब आप किसी के साथ कारोबार में लेन देन करते हो और ऊपर में उसको रिटर्न करवा के और साथ में उसके अंदर कानून की चीज़ें इस्तेमाल करते हो कि अगर तुमने ये चीज़ मुझे फ़लाँ दिन पे आपने मुझे ये नहीं दी या ये चीज़ मुझे नहीं दी तो मैं फिर आपके ख़िलाफ़ ये करूँगा या आपको ये देना पड़ेगा, तो वो हो जाता है लीगल ऑब्लिगेशन, लीगली एग्रीमेंट। तो वो एग्रीमेंट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा जिसके अंदर लीगल, जिसके अंदर कानून की चीज़ें इस्तेमाल की गई, जिसको कानून की तहफ़्फ़ुज़ हो। बाकी सोशल एग्रीमेंट हज़ार दिन में पता नहीं कितनी मरतबा हम करते हैं। मिसाल के तौर के पे अक्सर हम दोस्त कहते हैं कि चल यार नाश्ता तू करवा, दिन का खाना मैं तुम्हें खिला दूंगा, ये सोशल जनाब ऑब्लिगेशन है। लेकिन ठीक है, लेकिन अब वो लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं बनेगा। क्या आप उसके ऊपर लिखते हो और साथ में लगाते हो कि 1872 के तहत अगर तुम सुबह नाश्ता खिलाओगे तो रात को मैं खाना खिला दूंगा, ये नहीं करोगे तो पेनल्टी पड़ जाएगी? ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। लेकिन जिसके अंदर ये कानून की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं तो वो लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं, तो वही एग्रीमेंट जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। मैं दोबारा समअप करता हूँ, ऐसा एग्रीमेंट तब कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है जब उसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन हो, कानून का सहारा हो, कानूनी चीज़ें आपने इस्तेमाल की हों। जिसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती वो सोशल एग्रीमेंट होते हैं, वो उनकी कोई यानी वैल्यू नहीं है। अगर देखें, मैंने एक दोस्त को कहा कि चल यार मैं सुबह तुम्हें ब्रेकफास्ट करा दूंगा, दिन का खाना तुम मुझे खिला देना, लेकिन अगर मैं वो मुझे नहीं भी खिलाता तो क्या उसको मैं सज़ा दूंगा? नहीं दूंगा। कम से कम क्या दूंगा, एक दो गालियाँ दे दूंगा दोस्त को, और क्या कर सकता हूँ मैं। लेकिन उसकी लीगल बाइंडिंग कोई नहीं होगी, उसको सज़ा नहीं होगी, उसको जेल में नहीं भेजूंगा, क्योंकि वो लीगल एग्री कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो जस्ट एक सोशल एग्रीमेंट था। अच्छा जी, अब ये है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये बुनियादी चीज़ है। अब हम अपने सवाल के ऊपर आए। पहले हमने ज़रा इंट्रोडक्शन दिया, कॉन्ट्रैक्ट जो एक्ट है उसके बारे में बताया, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या है, डेफिनेशन ज़रा अहम बता दी ताकि हमारे 3-4 पेजेस भर जाएं। अब मेन मुद्दा है, अब ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब यही होता है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क है, वो हम फ़र्क यहाँ जानने जा रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने इन दोनों की मीनिंग देखनी है। एग्रीमेंट में क्या है, एक प्रपोजल होता है, ऑफ़र करते हैं, वो जब आपकी ऑफ़र और प्रपोजल कबूल कर देता है तो हम एग्रीमेंट बोलते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि जनाब जो एग्रीमेंट है जिसके अंदर लॉ होता है, जो कानून के ज़रिए इन्फोर्स करवाया जाता है या उसके ऊपर अमल कराया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जो एलिमेंट्स हैं एग्रीमेंट के अंदर वो है सिर्फ ऑफ़र और एक्सेप्ट। मतलब मैंने ऑफ़र की रात का खाना,
और दूसरे दिन की मूवी उसने मुझे दिखानी, हमने एक दूसरे को ऑफ़र और एक्सेप्ट किया, तो ये बन गया एग्रीमेंट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी जब आपस में मिल जाती हैं, किसी एग्रीमेंट को आप इन्फोर्स करवाते हो कानून के ज़रिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। पहला डिफरेंस। अब दूसरा सेक्शन एग्रीमेंट 2E के तहत यानी डिफाइन किया गया है और वो 2H के किया है। दूसरा कि एग्रीमेंट क्या राइटिंग में ज़रूरी नहीं है, हम तो डेली ऐसे फ़ोन पे दोस्तों को जो है ना टोपियाँ पहनाते हैं, एग्रीमेंट ही करते हैं ना कि यार चल कोई बात नहीं, आज तू मुझे बाइक पे लेने जा, कल मैं तुम्हारे पास तुम्हें लेने आऊँगा और मैं उस दिन नहीं जाता, तो ये रिटन में ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉर्मली रिटन में होता है और रजिस्टर्ड होता है। अब क्योंकि अब ज़माना तब्दील हो चुका है, लोग बड़ा झूठ बोलते हैं, मुकर जाते हैं, इसलिए भाई रिटन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिटन में। इवन के जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो भी कहता है कि जितना हो सके कॉन्ट्रैक्ट जितने भी करो तो वो आप ना रिटन में करो। अच्छा जी, उसके बाद लीगल ऑब्लिगेशन। भाई ये जो एग्रीमेंट इसकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती, लेकिन जब वो एग्रीमेंट प्लस में कानून की शक्ल में आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट की लीगल ऑब्लिगेशन है। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अगर अमल नहीं करोगे, मायदा नहीं करोगे, तो भाई फिर आपको मतलब क्या कहते हैं, हवा वो थाने की हवा खानी पड़ती है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये हमने पढ़ लिया है। लीगल जो ऑब्लिगेशन जिसके अंदर होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाकी सोशल एग्रीमेंट होते रहते हैं दिन में हम पता नहीं कितनी मरतबा, वो नहीं है उसका। लेकिन हर सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, ये याद रखें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली जो है ना मिच्योर फॉर्म में, जब एग्रीमेंट मिच्योर हो जाता है, जब एग्रीमेंट के साथ कानून जुड़ जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमेशा एग्रीमेंट होता ही है, लेकिन एग्रीमेंट में कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि जो एग्रीमेंट हो वो कॉन्ट्रैक्ट बने। हाँ, एग्रीमेंट तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब उसके साथ कानून जुड़ जाता है। तो हम हमेशा ये कहेंगे कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अच्छा जी, उसके स्कोप भाई एग्रीमेंट का वाइड है। एग्रीमेंट लीगल हैं, सोशल हैं, इकनॉमिक हैं, इमोशनल हैं, ये एग्रीमेंट हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नैरो होता है, क्योंकि उसके अंदर आपने चीज़ें तय की होती हैं और वो एक लिमिटेड, एक दो बंदों के दो बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो पूरी दुनिया पे तो नहीं होगा ना, बस दो बंदों के बीच में लेन देन है जी, मैं आपको ये गाड़ियाँ दूंगा, आपने मुझे पैसे ये देने, फलां वगैरह इस तरह का। इसका जो स्कोप है नैरो होता है। अच्छा जी, अब हम देखेंगे जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसके क्या एलिमेंट्स हैं, उसके क्या एसेंशियल्स हैं। इस तरह ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे अंडर सेक्शन 10 के तहत एग्रीमेंट है, फ्री कंसेंट है, कॉम्पिटेंसी है, लॉफुल कंसिडरेशन है, लीगल ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह कुछ और भी हैं, टू पार्टीज़ हों ये वगैरह। अब ये सारे मैं आपको बारी बारी यानी डिफाइन करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कम से कम दो पार्टी ज़रूर होती हैं, दो लोगों के बीच में ही एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहली बात। दूसरा, इसके अंदर ऑफ़र हो, यानी मैंने ऑफ़र की हो दूसरे दोस्त को कि यार मैं आपको 2 लाख दूंगा, आपने मुझे 2 मोबाइल देने, ऑफ़र। वो मुझे कहता है ठीक है मैं ये आपकी ऑफ़र कबूल करता हूँ। अब इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस। पहले दो पार्टीज़ हों गई, उनके बीच में ऑफ़र और एक्सेप्टेंस आ गई। उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्या होता है कि जो चीज़ें आप एक दूसरे को दे रहे हों, जो एक्सचेंज हो रही हैं, वो कानूनी चीज़ें हैं। ये तो नहीं है कि भाई तुमने मुझे कल जो है ना फ़लाँ बंदे का सिर काट के देना है और उसके बदले में मैं तुम्हें फ़लाँ बंदे का सिर काट के दूंगा। अब ये लॉफुल कंसिडरेशन ही। हाँ, अगर आप मोबाइल की बात करोगे, कोई खाने पीने की चीज़ की बात करोगे, तो फिर वो लॉफुल कंसिडरेशन है, ठीक है। कंसिडरेशन का एक अलग वीडियो डिटेल में बनाऊंगा, उसमें मैं मज़ीद आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं। दूसरा, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, आपका जो मकसद हो वो लॉफुल हो, मतलब वो गैर कानूनी ना हो। इसके अलावा जो पार्टीज़ हैं उनकी अहलियत क्या है, यानी वो नाहल ना हो, वो नालायक ना हो, ये मतलब ये चीज़ नहीं है इसके अंदर, माजरत सॉरी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो पार्टीज़ हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। और उसकी क्या शराइत है? नंबर 1, एक तो वो मेजर होना चाहिए, 18 साल से बड़ा होना चाहिए, बालिग हो, समझदार हो। दूसरा, वो साउंड माइंड हो, समझदार हो, ठीक है ना, वो पागल ना हो, वो चरिया ना हो। और इसके अलावा वो कानून की नज़र में हमेशा क्वालिफाई और नाअहल ना हो, कि किसी को अगर कानून है नाअहल करवाए कि जी ये बंदा फिट नहीं है, अनफिट है, ये जनाब इस काम के लिए नहीं है, ये सादे कमी नहीं है, ये चोर है, ये करप्ट है, इस तरह मतलब इस तरह की जिसके ऊपर लगे हों, इसके साथ ये आपने किसी ने लेन देन नहीं करनी क्योंकि ये बंदा करप्ट है, ये है, वो है, तो हम इसको बोलते हैं डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। तो ये बंदा भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अच्छा जी, फ्री कंसेंट ये ज़रूरी है जी, रज़ामंदी हो। मैं आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा हूँ लेन देन का, तो यानी कि मेरी रज़ामंदी हो, मेरी ख्वाहिश हो, मेरी खुद की विश हो, मेरा मेरा दिल कर रहा है मैं आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करूं। लेकिन अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस करता है, फ्रॉड करता है, मिस रिप्रेजेंटेशन करता है,
मिस्टेक करता है या इस तरह, तो वो फ्री कंसेंट नहीं होती। फ्री कंसेंट का मतलब है अपने होशो हवा से, अपने दिल की गहराइयों से किसी को ऑफ़र देना और फिर उसको कबूल करना, तभी जो है ना वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होगा। अच्छा जी, उसके अलावा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है। इंटेंशन ये है कि यार मैंने इसके अंदर एक लीगल रिलेशनशिप होना ज़रूरी। अब देखें, अगर एक अपने शौहर है वो अपनी बीवी को कहता है कि यार मैं तुम्हें नेकलेस लेकर दूंगा तुम्हारे बर्थडे के ऊपर, अब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि आपस ऑलरेडी आपका एक रिलेशनशिप बना हुआ है, आप हस्बैंड वाइफ हो, तो ये तो कोई मसले, आप डेली इस तरह के ख्वाब दिखाते होगे डेली, तो ये तो नहीं हुआ ना लीगल। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगल रिलेशनशिप ज़रूर होता है। ओके जी, जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैं किसी बाहर के बंदे को कहता हूँ कि जी मुझे आपने चाइना से इतने मोबाइल्स लेके दें तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, तो ये एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है कि मैं उससे चीज़ें मंगवा रहा हूँ, वो मुझे चीज़ें दे रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम दोनों का एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। उसके बाद परफॉर्मेंस है, वो पॉसिबल है। मतलब ये है कि एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो पॉसिबल भी तो हो ना, मतलब जो हो भी सके, मतलब इम्प्लीमेंट भी करे। अब आप किसी को कहोगे जी मैजिक के ज़रिए बरसात करवा दो, बारिश आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ना। अच्छा जी, इसके अलावा लीगल फॉर्मेलिटीज़, बाकी जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। उसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो, उस कॉन्ट्रैक्ट की राइटिंग हो, उसके अंदर स्टैम्प लगे हों, एक दूसरे के सिग्नेचर हों, तस्वीर लगी हों, आपने अपना सही एड्रेस डाला हो, अपनी NIC डाली हो, अपनी एज सही बताई हो, मतलब ये जितनी भी रिक्वायरमेंट हो, सारी जितनी भी जो चीज़ें हैं आपने बिल्कुल दुरुस्त बताई हों, तो ये होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स। तो दोस्तों ये भी कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स में मैंने बता दिए। उसके बाद जो एग्रीमेंट का और इन दोनों में जो फ़र्क है, ये इस तरह की स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर लिखी आती है, तो कंफ्यूज नहीं है। इसका मतलब ये है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है। ओके, पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद एग्रीमेंट की, फिर इन दोनों के डिफरेंसेस बताने, और बाद में फिर जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो आपने लिख देने हैं। और बाकी वो शुरू में आप इस तरह की जो है ना अपनी क्वेश्चन को ज़रा ना लंबा करने के लिए इस तरह इंट्रोडक्शन दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट ला क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या है, इससे ज़रा 1-2 पेजेस आपके अच्छे से भर जाएंगे और एग्जामिनर खुश हो जाएगा। और क्योंकि हम मुझे पता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ना चीज़ें इतनी लेंथी है नहीं, छोटी छोटी हैं, 1-2 डेफिनेशन है, तो बंदा कन्फ्यूज़ होता है कि यार लिखें क्या। तो भाई वो परेशानी हो ना, मैंने अब आपको बता दिया कि इसके अंदर क्या लिखना है। तो इंशाल्लाह ये आपका क्वेश्चन जो है ना 4-5 पेजेस पे, 8 पेजेस पे भी चला जा सकता है अगर आप लोग काबिल हुए तो। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।